हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोगों को आज पार्श्विक विस्थापन के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु सघन माध्यम में रखी हो और उसको विरल माध्यम से देखा जाता है तो जो वास्तविक दूरी होती है उससे कम दूरी पर वस्तु दिखाई देती है। यदि इसका विपरीत लिया जाए कि वस्तु को रख दिया जाए विरल माध्यम में और सघन माध्यम से देखा जाए, तब उस वस्तु की जो आभासी दूरी होगी वह अधिक हो जाएगी, n गुना अधिक। यानी जितना अपवर्तनांक होगा उस सघन माध्यम का उतना गुना दूरी में वृद्धि, मतलब उतना गुना हो जाएगा। दूरी जितनी प्रारंभिक दूरी है उसका n गुना हो जाएगा यदि n उस सघन माध्यम का अपवर्तनांक हो तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दोनों ही हैं, कार्य करते हैं। जैसा कि पिछले में बताया गया था कि सघन माध्यम में वस्तु है, विरल माध्यम से देखते हैं तो वहाँ वास्तविक दूरी में कमी हमको दिखाई देती है, और अगर अपोजिट लिया जाए कि विरल माध्यम में वस्तु है, सघन माध्यम से देखा जाए तो जितना उसकी वास्तविक दूरी है उससे अधिक दूरी, n गुना अधिक दूरी हमको प्रतीत होगी। तो ये पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। पार्श्विक विस्थापन को समझने के लिए हम एक फिगर लिए हैं जिसमें एबीसीडी एक कांच का गुटका लिया गया है, जिसमें समांतर फलक AB और DC फलक एक दूसरे के समांतर हैं और AD और BC ये भी एक दूसरे के समांतर हैं। हम कह सकते हैं कि एक घनाभ के आकार में एक गुटका कांच का लिया गया है। अब इस पर एक प्रकाश किरण PQ आपतन कोण I पर आपतित कराई जा रही है। आपतन कोण I पर एक प्रकाश किरण PQ डाली जा रही है, तो निश्चित ही ऊपर माध्यम वायु है और वायु से प्रकाश किरण जब कांच में प्रवेश करेगी तो इस पृष्ठ पर अपवर्तन होगा। तो यह पृष्ठ AB जो है वो वायु से कांच को अलग करने वाला पृष्ठ कहा जा सकता है। अगर PQ प्रकाश किरण I आपतन कोण पर डाला जाए तो अब यहाँ इसका मार्ग PQ का जो मार्ग था वो इस डायरेक्शन में था, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया। आपतित किरण की दिशा है ये, लेकिन जैसे ही यह कांच में प्रवेश करेगी इसमें अपवर्तन होगा और यह अपने मार्ग से विचलित होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो हमने मान लिया आपतन कोण I है, जिसके लिए हमें गुटके के भीतर अपवर्तन कोण R प्राप्त होता है। R प्राप्त होता है यानी यह थीटा कोण अपनी दिशा से विचलित होती है। थीटा कोण ये विचलित होकर अभिलंब की ओर झुकती है और अपवर्तन कोण हमको R प्राप्त होता है। अब यह प्रकाश किरण जब दूसरे पृष्ठ पर पहुंचेगी, इस गुटके के दूसरे पृष्ठ पर पहुंचेगी, DC वाले पृष्ठ पर, तो यहां पुनः अब ये कांच से वायु में जा रही है तो यहां पुनः अपवर्तन की घटना होगी। और यहां देखिए अब की बार अपवर्तन कांच से वायु में हो रहा है। तो पहले प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकी थी, अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो जो इस प्रकाश की किरण की आने की दिशा थी अब उससे थोड़ा अधिक कोण हमको प्राप्त होगा। हमने मान लिया कि विरल माध्यम में यहाँ अपवर्तन कोण को हमने कैपिटल E मान लिया, जिसको कि हम कह सकते हैं कि गुटके से निर्गत किरण का जो निर्गत किरण है उसके द्वारा यह अपवर्तन कोण बन रहा है इस पृष्ठ पर। यानी पृष्ठ DC के लिए हम कह सकते हैं आपतन कोण R है और अपवर्तन कोण को E माना गया है, जिसको कि निर्गत कोण भी कह सकते हैं। अब ये R क्यों कहा गया? यहां चूंकि अपवर्तन कोण R से प्रकाश किरण आ रही थी और यहां हमने अभिलंब खींचा है, ये भी अभिलंब खींचा है, और इसको अगर तिर्यक रेखा QR को मान ले तो तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं के बीच अगर खींची जाए तो यह कोण एकांतर कोण होने के कारण अगर यह कोण R है तो यह कोण भी R ही कहा जाएगा, एकांतर कोण होंगे। अब देखिए यहां दो बार अपवर्तन की घटना हो रही है, तो हम अपवर्तन की घटना से हम ये देख सकते हैं कि जो RS किरण की दिशा है और PQ किरण की दिशा है ये दोनों दिशा सेम है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो यहां देखिए हम पहले पृष्ठ पर जो AB पृष्ठ पर अपवर्तन हो रहा है उसके लिए आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है। तो हम AB पृष्ठ पर अपवर्तन AB पृष्ठ पर AB पृष्ठ पर अपवर्तन
के लिए स्नेल का नियम लगा दीजिए। AB पृष्ठ पर जो अपवर्तन हो रहा है उस पर हम स्नेल का नियम अगर लगाएं तो स्नेल के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष ये प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो यहां हम लिख सकते हैं ANG बराबर अपवर्तन कोण है I, तो इसको लिख सकते हैं साइन I बटा अपवर्तन कोण R है बटा साइन R, ये लिखा जा सकता है इक्वेशन नंबर 1। अब यही प्रकाश किरण आगे दूसरे पृष्ठ पर जा रही है, तो यहां देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अब हमें इस पृष्ठ पर अपवर्तन देखना है, और हमें इसी रूप में अगर देखना हो तो हम जानते हैं प्रकाश किरणों में उत्क्रमणीयता का गुण होता है कि अगर प्रकाश किरण QR मार्ग से आपतित कराएं तो RS मार्ग पर यह अपवर्तित होगी, और अगर इसका मार्ग विपरीत ले लिया जाए, आपतित किरण हम SR को अगर ले ले तो अपवर्तित किरण निश्चित रूप से RQ वाले मार्ग पर जाएगी। प्रकाश किरणों में अपवर्तन यहां देखिए हम विपरीत लेकर कर सकते हैं, चूंकि प्रकाश का उत्क्रमण होता है यदि आपतित किरण SR तथा अपवर्तित किरण RQ हो, तब अब हम यहां उत्क्रमणीयता का प्रयोग करके, पहले भी वायु से कांच में अपवर्तन हो रहा था, इस पृष्ठ पर भी हम वायु से कांच में अपवर्तन देख रहे हैं। भाई प्रकाश में उत्क्रमणीयता होता है, इधर से अगर जाएगी तो इस RS रास्ते पर, और इधर से अगर अपवर्तन कराएंगे तो यह SR अगर आपतित किरण है तो RQ निश्चित रूप से अपवर्तित किरण होगी। पुनः हम इस पृष्ठ पर अगर हम स्नेल का नियम लगा दें तो स्नेल का नियम पुनः प्रयोग कर दीजिए, तो स्नेल के नियम से देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहां हम लिख सकते हैं, यहां अपवर्तन कोण I की जगह पे E लिया गया है, E, और साथ में अपवर्तन कोण यहां भी R ही होगा। अपवर्तन कोण R और आपतन कोण को E कहा गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा गया। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करा लीजिए। समीकरण 1 व 2 से बायां पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष भी बराबर कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R। यहां देखिए साइन R से साइन R कैंसिल हो रहा है, और कुल मिलाकर यहां क्या प्राप्त हो रहा है, साइन I बराबर साइन E, साइन I बराबर साइन E, या इसको हम कह सकते हैं अगर साइन I साइन E के बराबर है तो हम I बराबर E कह सकते हैं, I बराबर E, ये हमको प्राप्त हो गया। यहां से हमको क्या रिजल्ट मिला कि अगर प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके पर हम I आपतन कोण से अगर हम आपतित कराएं तो निर्गत किरण जो होगी वह आपतित किरण की दिशा में ही हमको प्राप्त होगी निर्गत किरण। यानी इन दोनों की दिशा समान, यानी जितना कोण I है उतना ही कोण E है, और यहां देखिए जिस कोण I पर यह आ रही है उतने ही कोण E पर यह इस गुटके से निकल रही है प्रकाश किरण। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि PQ और RS किरण एक दूसरे के ठीक समांतर होंगी। लेकिन यहां देखिए निर्गत किरण की दिशा और आपतित किरण की दिशा के बीच में यहां कुछ विस्थापन दिखाई दे रहा है। भाई आपतित किरण की दिशा यह है, डॉटेड लाइन से दिखाया गया, और निर्गत किरण की दिशा RS है। तो यहां PQ और RS
ये दोनों परस्पर तो समांतर है, लेकिन इनके बीच में हमें कुछ विस्थापन दिखाई दे रहा है, तो इसी विस्थापन को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जैसा कि यहां हेडिंग डाला गया है पार्श्विक विस्थापन, तो यही विस्थापन पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। तो यहां से हमको क्या मालूम चल रहा, I बराबर अगर E है तो हम कह सकते हैं कि किरण PQ और किरण RS ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, परंतु यहां विस्थापन होगा दोनों में, PQ व RS के बीच में विस्थापन देखने को मिलेगा। PQ व RS के मध्य विस्थापन यहां D माना गया है, D कह सकते हैं, D है। PQ और RS एक दूसरे के समांतर है, लेकिन यहां PQ व RS के मध्य विस्थापन D है, तो इसी विस्थापन को हम पार्श्विक विस्थापन कह सकते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन को अगर परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यहां देखिए ये लंब डाला गया है R से M पर, इस लाइन पर R से M जो लंब डाला गया है, इस RM को ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाएगा, और इस पार्श्विक विस्थापन को हमने D मान लिया, ये पार्श्विक विस्थापन D है। तो D के लिए सूत्र कैसे निकाला जाए, तो आइए देखते हैं D के लिए सूत्र कैसे निकाला जाए। तो यहां एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज हम कह सकते हैं QRM, एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहां कोण 90 है तो इधर कोण भी 90 होगा। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QRM में, हम समकोण त्रिभुज QRM को अगर लें तो यहां देखिए इस कोण को माना गया है थीटा, जो यहां विचलन हुआ है अपवर्तित किरण में उसको थीटा माना गया। तो अब यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा कोण के लिए लंब है RM और कर्ण होगा QR, तो हम इसमें कह सकते हैं RM बटा QR, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो RM बटा QR इसको लिखा जा सकता है। अब यहां से देखिए, यहां से RM की वैल्यू अगर निकाला जाए, RM की वैल्यू निकाला जाए तो RM इक्वल टू क्या होगा, RM इक्वल टू QR साइन थीटा, QR साइन थीटा, ये लिखा जा सकता है। और हमें मालूम है अगर यहां थीटा की वैल्यू कहा जाए तो देखिए ये डायरेक्शन डॉटेड लाइन वाला PQ, और ये डॉटेड लाइन से आगे यही दिशा दिखाई गई, और ये लंब इधर डाला गया, तो दो रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो ये I कोण है, तो ये पूरा कोण I ही कहा जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। और यहां देखिए इतना कोण अगर R है तो इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं I माइनस R, तो यहां से थीटा को लिख सकते हैं I माइनस R, तो थीटा बराबर I माइनस R लिखा जा सकता है। थीटा यहां से अगर देखा जाए चित्र से तो I माइनस R के बराबर होगा। तो अब यहां RM बराबर अगर लिखा जाए तो RM कितना आ जाएगा, RM ये बराबर होगा QR साइन I माइनस R, ये हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 डाल दें, तीसरा समीकरण मिल गया। अब एक दूसरा त्रिभुज यहां से देखिए QNR, QNR एक समकोण त्रिभुज और दिखाई दे रहा है। तो समकोण त्रिभुज QNR में यहां इस गुटके की मोटाई को T माना गया है। अगर गुटके की मोटाई T है तो AD और QN ये दोनों बराबर कहे जाएंगे, क्योंकि यहां ये लंब डाला गया है, इस पृष्ठ पर लंब डाला गया है, ये लाइन जो है ये लंबवत खींची गई, तो अगर QN और AD को देखा जाए तो ये दोनों बराबर होंगे। इस गुटके की मोटाई T AD के बराबर होगी और यही QN के बराबर होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए QNR में कोण R के लिए लंब हम इसको कहेंगे आधारीय होगा और करणीय होगा।
तो लंब है एन आर, आधार होगा क्यू एन और कर्ण होगा क्यू आर। तो हम पुनः यहां कॉस आर निकाल ले, कॉस आर की वैल्यू, तो कॉस आर के लिए हम आधार और कर्ण का अनुपात लेंगे। कॉस थीटा आधार और कर्ण का अनुपात होता है, तो यहां आर के लिए आधार होगा क्यू एन, आधार होगा क्यू एन और कर्ण इसके लिए कहा जाएगा क्यू आर, कर्ण कहा जाएगा क्यू आर। और जैसा कि मालूम है क्यू एन टी के बराबर होगा, क्यू एन बराबर टी लिख सकते हैं, तो यहां टी अपॉन क्यू आर ये लिखा जा सकता है। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू यहां से हमको निकालनी है, क्यू आर की वैल्यू, तो क्यू आर बराबर अगर यहां से निकाला जाए तो क्यू आर बराबर आ जाएगा टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर, ये मिल जाएगा। अब इस क्यू आर का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, क्यू आर का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 से देखिए यहां है आरएम, आरएम ये बराबर है क्यू आर, तो क्यू आर की जगह पे हम लिख सकते हैं टी अपॉन कॉस आर और साथ में है साइन आई माइनस आर, ये लिख सकते हैं। आरएम बराबर टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, तो यह फार्मूला हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और ये आरएम क्या है, आरएम यहां पार्श्विक विस्थापन के लिए फार्मूला कहा गया, ये पार्श्विक विस्थापन के लिए फार्मूला मिल गया कि आरएम यानी ये डी के बराबर कह सकते हैं इसको, आरएम और डी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो आरएम बराबर कहिए या डी बराबर भी लिख सकते हैं यही फार्मूला, तो डी बराबर हमको ये मिल गया। लेकिन अब अगर मान लिया जाए कि लघु आपतन कोण के लिए यही फार्मूला लिया जाए, तो लघु आपतन कोण के लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए लघु आपतन कोण के लिए हम इस फार्मूले को कैसे दिखा सकते हैं, लघु आपतन कोण के लिए आई व आर अत्यंत छोटे होंगे, यह आपतन कोण अगर अल्प ले लिया जाए तो आई और आर अत्यंत छोटे माने जा सकते हैं, और इतने छोटे मान लिया जाए, इतना छोटा मान लिया जाए कि साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर को हम आई माइनस आर के बराबर लिख सकते हैं। और साथ में जो कॉस आर है, कॉस आर इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, तो कॉस आर को हम लिख सकते हैं 1 के बराबर, कॉस आर बराबर 1। अब 1 कैसे होगा, तो पीछे देखिए कॉस आर का मान अगर आई का मान अल्प है, अगर आई का मान अल्प है तो निश्चित ही यह क्यू आर की वैल्यू, जो क्यू आर रेखा है, यह क्यू एन के अति निकट होगी। आई का मान जितने छोटा लेंगे, आई का मान जितना ही छोटा लेंगे, ये आर कोण उतना ही छोटा, उससे अधिक छोटा हमको प्राप्त होगा। क्योंकि अपवर्तित किरणें जो होती है वह अभिलंब की ओर झुकती हैं, तो निश्चित ही अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा होता है। अगर आई अल्प लिया जा रहा है तो आर उससे भी छोटा होगा। इस कारण से हम क्यू एन और क्यू आर को हम लगभग बराबर मान सकते हैं, क्यू एन और क्यू आर को लगभग बराबर मान सकते हैं। अब फिर कास आर के सूत्र में क्या लिखा गया, कास आर बराबर क्यू एन बटा क्यू आर। और कास आर अगर क्यू एन और क्यू आर का अनुपात है तो अल्प आपतन कोण के लिए ये दोनों लगभग बराबर होने के कारण इनका मान, दोनों का अनुपात 1 कह सकते हैं, यानी क्यू एन बटा क्यू आर लगभग बराबर है, तो उनका अगर भाग किया जाए तो 1 के बराबर उनका अनुपात लिखा जा सकता है। तो अब इस फार्मूले में हम लघु आपतन कोण के लिए आरएम निकाल सकते हैं। देखिए यहां से आरएम बराबर क्या लिखा जा सकता है, आरएम को डी माना गया है, तो हम यहां से लिख सकते हैं आरएम बराबर डी, और ये बराबर हो जाएगा टी अपॉन नीचे कास आर को हम 1 कर देंगे और साथ में साइन आई माइनस आर लिखा हुआ है, तो यहां इसको हम आई माइनस आर सीधे ले लेंगे।
अब देखिए टोटल यहां सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, t इंटू आई माइनस आर, यह मिल गया। अब अगर लघु आपतन कोण के लिए लिया गया है, यदि लघु आपतन कोण के लिए लिया गया है तो स्नेल का नियम भी हम यहां से लिख सकते हैं। स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, यह बराबर हो जाएगा आई बटा आर के। और साइन आई बटा साइन आर अगर हम इस कांच के अपवर्तनांक को n से लिखें तो आई बटा आर यह n के बराबर होगा। अब यहां से हम निकालेंगे r की वैल्यू। देखिए साइन आई और साइन आर का अनुपात i और r के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि लघु आपतन कोण लिया गया। और ये साइन आई साइन आर का अनुपात n के बराबर होता है। n कांच का अपवर्तनांक है, यहां n क्या है, कांच का अपवर्तनांक। ये कांच का अपवर्तनांक लिया गया है। तो अब यहां से देखिए r की वैल्यू निकालिए, r की वैल्यू निकालिए तो r बराबर हम लिख सकते हैं आई बटा n, आई बटा n। अब पुनः यहां से देखिए हम आर्यम d के बराबर था तो d बराबर हम क्या लिख सकते हैं, d बराबर यहां से हमको प्राप्त होगा t इंटू आई माइनस आर की जगह पर आई अपॉन एन लिख सकते हैं, आई अपॉन एन। आई दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, यहां से d इक्वल टू टी इंटू आई 1 माइनस 1 अपॉन एन, ये मिल जाएगा। तो यह फार्मूला हमको पार्श्विक विस्थापन के लिए प्राप्त हो जाएगा। ये पार्श्विक विस्थापन का सूत्र कहा जाएगा। और यहां से क्या मालूम चल रहा है इस सूत्र से कि जो पार्श्विक विस्थापन है वह कांच के गुटके की मोटाई और आपतन कोण आई पर निर्भर करता है। आपतन कोण आई और कांच के गुटके की मोटाई दोनों के अनुक्रमानुपाती है। मोटाई बढ़ाएंगे तब भी पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा, आपतन कोण बढ़ाएंगे तब भी पार्श्विक विस्थापन अधिक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम इस पार्श्विक विस्थापन को यहां कंप्लीट कर चुके। अब आइए देखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। देखिए अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो भाई ये देखते हैं क्या है, इसके लिए यहां फिगर दिखाया गया। तो इसमें क्या देखा गया कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में डाला जा रहा है। तो जब प्रकाश किरण हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित कराते हैं, जब हम कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित कराते हैं तो वहां कुछ भाग, प्रकाश किरण का कुछ भाग परावर्तित होता है और अधिकांश भाग अपवर्तित होता है। एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो वहां कुछ अंश उसका परावर्तित भी होता है और अधिकांश भाग अपवर्तित होता है। और जो अपवर्तन कोण मिलता है वह आपतन कोण से निश्चित रूप से बड़ा मिलता है। पीछे बताया गया है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब से दूर हटने के कारण यहां हमको अपवर्तन कोण बड़ा प्राप्त होगा। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम ऊपर लिया गया है कांच, नीचे है विरल माध्यम वायु, और यहां सघन से विरल में प्रकाश किरणें आपतन कोण आई पर डालने पर हमको अपवर्तन कोण आर मिलेगा। और साथ में कुछ प्रकाश किरण, यहां प्रकाश किरण एसी जो दिखाया गया वो परावर्तित किरण है, ओ ए प्रकाश किरण आपतित किरण है और ए बी अपवर्तित किरण है। तो अधिकांश किरणें अपवर्तित होंगी, कुछ प्रकाश किरण परावर्तित भी होगा। अब देखिए, अब अगर आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए
यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो आपतन कोण के बढ़ने पर अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा, आपतन कोण के बढ़ने पर अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा और एक निश्चित आपतन कोण पर यह अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। यहां सेकंड फिगर में देखिए दिखाया गया है एक निश्चित आपतन कोण आई को अगर धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो एक निश्चित आपतन कोण के मान पर यह अपवर्तन कोण जो था वो 90 डिग्री हमको प्राप्त होने लगा। यानी अभी भी दोनों किरणें हमको प्राप्त हो रही हैं, कुछ अंश परावर्तित हो रहा है और कुछ इसके दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के समांतर निकल जा रहा है। तो दो किरणें यहां अभी भी दिखाई दे रही हैं, ये दोनों पृष्ठों के दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के समांतर किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो यहां से देखिए अपवर्तित किरण का अगर देखा जाए कोण तो यहां अपवर्तन कोण 90 डिग्री मिल रहा है। तो इसी कोण को जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त होता है उसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या है, हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश प्राप्त होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को हम क्या परिभाषित कर सकते हैं किस प्रकार से कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश प्राप्त होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण तब कहेंगे जब हमको अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त हो, तब इसको हम क्रांतिक कोण कहेंगे, IC के बराबर कहा जाएगा। अब क्रांतिक कोण के लिए क्या आवश्यक शर्त है, क्रांतिक कोण कब मिलेगा? भाई क्रांतिक कोण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो आवश्यक शर्त यही है कि जो आपतन कोण हो वो एक निश्चित मान, आपतन कोण का एक निश्चित मान पर ही यह कंडीशन लागू होता है। अगर उससे थोड़ा भी कोण बढ़ जाएगा तब भी हमको अपवर्तन कोण नहीं प्राप्त होगा, बल्कि फिर प्रकाश किरणें पूरी तरीके से अपने ही माध्यम में परावर्तित होने लगेगी। यानी यह एक समझ लीजिए अंतिम लिमिट है, सीमांत, इसीलिए क्रांतिक कहा गया। क्रांतिक है, आपतन कोण का एक अधिकतम मान है, उससे अगर थोड़ा भी आपतन कोण बढ़ाएंगे तो प्रकाश किरणें अपने ही माध्यम में पूरी की पूरी वापस होने लगेंगी। तो अब इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं कि जब आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण से थोड़ा भी बड़ा करते हैं, जैसे ही आपतन कोण को क्रांतिक कोण से थोड़ा भी अधिक करते हैं तो संपूर्ण प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। संपूर्ण प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में, यानी केवल प्रकाश किरणों में परावर्तन देखने को मिलता है, अपवर्तित किरण प्राप्त ही नहीं होती। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक ले लिया जाए, I इज ग्रेटर देन C लिखा गया है, क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं, तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो वह संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होने लगता है और वह हमको बिना ऊर्जा ह्रास के संपूर्ण किरणें अपने ही माध्यम में वापस लौटने लगती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पीछे दर्पण वाले केस में भी परावर्तन बताया गया था, लेकिन वह परावर्तन क्या था कि वह अधिकांश शब्द प्रयोग किया गया था कि अधिकांश किरणें अपने माध्यम में वापस लौटती हैं, यानी वहां ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में होता था, लेकिन यहाँ बिना ऊर्जा क्षय के प्रकाश किरणों का परावर्तन हो रहा है। यहाँ प्रकाश किरणें अपने ही माध्यम में पूरी तरीके से परावर्तित हो रही हैं। इसी कारण से जिस पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है वह पृष्ठ अत्यधिक चमकीला दिखता है, वह पृष्ठ अत्यधिक चमकीला दिखाई देने लगता है। और इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित कराई जाए। प्रकाश किरणें अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तभी यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सकती है। और दूसरा आवश्यक शर्त क्या है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण जब क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण
क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अब क्रांतिक कोण की बात करें अगर, तो क्रांतिक कोण के लिए हम कह सकते हैं, अगर कांच वायु पृष्ठ के लिए कहा जाए तो कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण, कांच वायु पृष्ठ के लिए, कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण होता है 41°49'। और अगर जल और वायु पृष्ठ के लिए कहा जाए, जल और वायु के लिए, जल वायु पृष्ठ के लिए, तो इसके लिए होता है 48°39'। 48°39', यह जल वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है। अब क्रांतिक कोण अगर हीरे के लिए कहा जाए, वायु के सापेक्ष हीरा अगर लिया जाए, यानी हीरा और वायु के संपर्क तल की बात करें, हीरा और वायु पृष्ठ के लिए, तो हीरा और वायु पृष्ठ अगर लिया जा रहा है तो इसके लिए यह 24.4 अंश लगभग होता है, 24.4 अंश। यानी हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वह सबसे कम होता है, हीरे के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। और यहां देखिए सबसे अधिक यहां जल और वायु पृष्ठ के लिए है 48°39', और 41°49', ये कांच वायु पृष्ठ के लिए है। तो इस कारण से अब अगर कहा जाए प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त होता है। तो हम जानते हैं अगर कोई दृश्य प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो लाल रंग का जो अपवर्तन होगा वो सबसे कम होता है। तो लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो इस कारण से अगर क्रांतिक कोण लाल रंग के लिए कहा जाए तो लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान, लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक होगा। लाल रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक होगा, जिसका अपवर्तन कम होगा उसके लिए क्रांतिक कोण अधिक होगा। और बैगनी रंग के लिए अगर कहा जाए तो बैगनी रंग का अपवर्तन अधिक है, इस कारण से बैगनी रंग का क्रांतिक कोण जो होगा वह कम होगा। तो बैगनी रंग के प्रकाश का क्रांतिक कोण कम होता है, और यह क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पढ़ी गई। आइए देखते हैं अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध क्या है। तो अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध के लिए हमने मान लिया कि कांच वायु पृष्ठ से प्रकाश किरण आई आपतन कोण पर आपतित कराई जा रही है और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R मिल रहा है। अब हम अगर विरल माध्यम को, यदि विरल माध्यम को 1, यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से, सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए हमें सघन माध्यम के सापेक्ष विरल निकालना है और माध्यम 1 हमने विरल को लिया है और माध्यम 2 सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम के सापेक्ष हमें सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक यानी 2n1, तो 2n1 निकालना है। तो हम स्नेल का नियम अगर लगाएं तो स्नेल के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन R, ये लिखा जा सकता है। ये स्नेल का नियम लिखा गया है स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से हम यहां क्या लिख सकते हैं कि 2n1 मतलब माध्यम 2 सघन माध्यम है, माध्यम 1 विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक साइन I बटा साइन R के बराबर होगा। अब यहां देखिए हम कंडीशन ले रहे हैं कि जब I बराबर C, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री प्राप्त होता है।
क्रांतिक कोण जब आपतन कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण r का मान 90 अंश। अब यही यहां कंडीशन लगा देंगे तो यहां से देखिए 2n1 ये बराबर हो जाएगा साइन c अपॉन साइन 90। जैसा कि जानते हैं साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ये साइन c अपान 1 हो जाएगा। ये 2n1 है, फार्मूला हम पढ़ चुके हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता से। हम 2n1 को लिख सकते हैं, 2n1 को 1/1n2 लिख सकते हैं, 1/n2, 1/1n2। तो यह है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, यानी विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक हम निकालने के लिए इस मान को यहां रख दे रहे हैं। देखिए 2n1 को हम 1/1n2 अगर लिख दें तो यहां से हमको ये साइन c के बराबर मिलेगा, या इस फार्मूले को हम 1n2 बराबर अगर निकालें तो यहां हमको मिल जाएगा 1/sin c, 1/sin c, ये फार्मूला मिल जाएगा। ये फार्मूला किसके लिए है? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक यह 1/sin c के बराबर होता है, यानी क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर है। अब यहां देखिए माध्यम कांच और वायु लिया गया, यहां अपवर्तन कांच से वायु में हो रहा है, तो अब हम विरल के सापेक्ष सघन यानी 1n2 के रूप में अगर लिखें इस सूत्र को तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? कांच वायु पृष्ठ के लिए, कांच वायु पृष्ठ के लिए कांच वायु पृष्ठ के लिए हम ANG, G फॉर ग्लास, A फॉर एयर, ANG बराबर हम लिख सकते हैं 1/sin c, ये लिखा जा सकता है। यानी माध्यम 1 वायु है और माध्यम 2 कांच है, तो 1 की जगह पे हम A लिख देंगे, 2 की जगह पे G लिख देंगे। तो इस प्रकार से कांच वायु पृष्ठ के लिए हम अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध निकाल सकते हैं। जैसा कि क्रांतिक कोण का मान हमने बताया ही कि जल में कितना होता है, जल वायु पृष्ठ के लिए और कांच वायु पृष्ठ के लिए बताया जा चुका, और रंगों के लिए भी बताया गया है इसी आधार पर। अब आइए देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग क्या क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जितने भी अनुप्रयोग है, जैसे पहला है जल में परखनली का चमकीला दिखना। और दूसरा इसमें कह सकते हैं कांच में पड़ी दरार का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना। थर्ड है हीरे का चमकना। फोर्थ है रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका। और फिफ्थ है ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। ठंडे देशों में मरीचिका। और इसका 6 नंबर है मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व।
और सेवेंथ है प्रकाशिक तंतु। तो यह टोटल हमें 7 टाइप का इसका अनुप्रयोग देखना है। इस 7 टाइप के कौन कौन अनुप्रयोग है, तो देखिए इसी की हम चर्चा करने वाले हैं कि जल में परखनली का चमकीला दिखना। तो जल में जब कोई परखनली को, हम खाली परखनली को किसी बीकर में भरे जल में डुबोते हैं और इस प्रकार डुबोते हैं कि उस परखनली के भीतर जल न जाए, बल्कि उसका मुंह पानी से बाहर ही रहे और उस खाली परखनली को उस जल में सीधा डालने के बाद धीरे 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 हम तिरछा करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वह परखनली का जो सतह होगा वो चांदी की तरह बिल्कुल चमकना शुरू कर देगा, वो बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लगेगा। तो इसी से कहा गया वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है कि प्रकाश किरण एक निश्चित आपतन कोण पर वह क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। जो आपतित किरण आ रही है, जब धीरे धीरे हम उस परखनली को तिरछा करते जाते हैं तो वहां आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक विशेष कोण ऐसा मिल जाता है कि जो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। क्रांतिक कोण से बड़े आपतन कोण पर वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण वह संपूर्ण प्रकाश उस परखनली के भीतर न जाकर वह उसके पृष्ठ से ही संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होने लगता है, जिससे हमें वह पृष्ठ चमकीला दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार कांच में पड़ी दरारों का चमकना। तो कांच में जब कोई दरार पड़ती है तो उस दरार के बीच में वायु की एक परत आ जाती है। तो कांच की दरार के बीच में एक वायु की परत आ जाती है और जब प्रकाश उस पर गिरता है तो जो वायु और कांच का जो दोनों का बिल्कुल ज्वाइंट स्थान है, दोनों को मिलने वाला स्थान है, उस अंतरापृष्ठ पर प्रकाश जब गिरता है तो वहां प्रकाश क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। भाई कांच वायु पृष्ठ के लिए बताया गया है। तो प्रकाश जब गिरता है उस दरार पर तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि क्रांतिक कोण से बड़ा आपतन कोण पर प्रकाश जब गिरने लगता है तो वह प्रकाश संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, जिससे कांच में पड़ी दरार चमकीली दिखती है, चमकने लगती है। हर स्थिति में नहीं होता। हम उस दरार के एक साइड ऐसा कोई आपतन कोण आता है कि जब क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तब वहां पूर्णांतरिक परावर्तन होने के कारण वह सिरा या उस दिशा में संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होता है। तो जब उस डायरेक्शन में खड़े होंगे तब वह चमक हमको उत्पन्न होगा। तीसरा है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, तो जैसा कि जानते हैं हीरा जो होता है वो तराश कर बनाया जाता है। उसमें बहुत सारे कट लगे होते हैं, बहुत सारे कट उसकी सतह पर होते हैं और जब प्रकाश उन कटों पर गिरता है, जो काटा गया हीरे का जो कटा हुआ भाग है, उस कटे हुए भाग पर जब प्रकाश गिरता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हीरे के लिए क्रांतिक कोण होता है वो न्यूनतम होता है, लगभग 24 अंश का। तो जैसे ही प्रकाश किरण उस हीरे पर गिरता है तो उसके भीतर प्रकाश जो प्रवेश करता है वो उसी के भीतर उन कटों में लगातार पूर्णांतरिक परावर्तन उसमें होता रहता है। भाई क्रांतिक कोण से निश्चित ही वहां जो अपवर्तन कोण होता है, आपतन कोण, वो क्रांतिक कोण से बड़ा आपतन कोण पर प्रवेश करता है। कोई कट पर प्रकाश गिरा तो वो परावर्तित होकर दूसरे कट पर जाएगा, दूसरे से तीसरे पर, उसी में पूर्णांतरिक परावर्तन उसका होता रहेगा। और हम जानते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना में बिना ऊर्जा क्षय हुए प्रकाश परावर्तित होती है। तो जब किसी स्थिति में उसका कोण जो होता है वह जब क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तभी उस सिरे से वो बाहर निकल पाता है। और वो प्रकाश जब हमारे आंख पर पड़ता है तो हमें चमक सी उत्पन्न होती है। तो यही कारण है कि हीरे में जो तराशा जाता है उसको, उसमें तमाम जो कट लगे होते हैं उन कट पर प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण वहां प्रकाश जब गिरता है तो वो हमको चमकदार दिखाई देता है, हीरा इसीलिए चमकता है। अगला देखिए, रेगिस्तान में मरीचिका क्या होती है? तो मरीचिका का मतलब भ्रम होता है। रेगिस्तान में जहां बहुत दूर दूर तक बिल्कुल रेत होते हैं, तो वहां हम जानते हैं रेत में जब सूर्य निकलता है, सूर्य का प्रकाश रेत पर पड़ता है तो वो रेत गर्म होती है और उस गर्म होने के कारण उस भूमि के समीप जो भी वायु की परतें होती है वो विरल हो जाती है। भाई ताप बढ़ा होता है, रेत का ताप अधिक होता है तो उसके संपर्क वाली जो वायु होती है वह ताप बढ़ने के कारण विरल होती है
और लगातार उसके ऊपर की परतें जो होती है धीरे 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 सघन होती जाती है। तो ऊपर सघन वायु है और नीचे जितनी है वो लगातार विरल होती जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति दूर से जब देखता है तो अगर कोई वृक्ष लगा हुआ है तो उस वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब नीचे उसके दिखाई देता है, जैसे कि मानो उसके नीचे तालाब हो और पानी में उसका उल्टा प्रतिबिंब जिस प्रकार से दिखता है, ठीक उसी प्रकार यात्री को भ्रम होता है। अगर कोई यात्री उस रेगिस्तान में जा रहा है और वहां कोई वृक्ष लगा हुआ है तो ऐसा भ्रम हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, इस तरीके से एक वृक्ष है, अब यात्री सामने है, तो यात्री जब सामने है तो यहां से जो प्रकाश किरण आती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश किरण जो वृक्ष से परावर्तित होकर आती है तो धीरे धीरे नीचे विरल वायु की परतें होती हैं, ऊपर सघन होती हैं, तो धीरे धीरे इस तरीके से प्रकाश किरण ये नीचे जाती हुई और फिर ऊपर की ओर घूम जाती है, ये ऊपर की ओर चली जाती है। अब सामने अगर कोई यात्री यहां पर खड़ा हुआ है, कोई यात्री यहां खड़ा है तो उसके नेत्र तक जो प्रकाश पहुंचता है वो नीचे की डायरेक्शन से पहुंचता है, इस तरीके से। भाई प्रकाश किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो प्रकाश किरण यहां से जाती है तो नीचे माध्यम विरल होने के कारण ये प्रकाश किरणें अधिकाधिक सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटती जाएंगी और दूर हटते हटते एक ऐसी स्थिति आती है कि इस यात्री के नेत्र पर जो प्रकाश किरण पड़ती है उसको ऐसा आभास होता है कि ये किरणें नीचे से आ रही हूं। तो इस वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब, ठीक उल्टा प्रतिबिंब यहां इसको दिखाई देता है। जो वृक्ष ऊपर दिखाया गया उसी का उल्टा प्रतिबिंब यहां नीचे इस व्यक्ति को दिखाई देता है, इस तरीके से इसका उल्टा प्रतिबिंब नीचे की ओर दिखाई देता है। तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह घटना होती है। इस तरीके से यहां देख सकते हैं हम, इस वृक्ष को थोड़ा सा ऊपर कर दे, दिखाई ना दे रहा होगा, ये होगा। तो अब तो यहां ये वृक्ष दिखाया जा सकता है। देखिए स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया, तो यहां हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि इस वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब हमको नीचे की ओर दिखाई देगा। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा भ्रम होता है। जब वो यात्री पेड़ के नजदीक जाता है तो वहां ना तो नीचे कोई तालाब मिलता है ना ही उसका प्रतिबिंब। ये दूर होने पर ही जो प्रकाश किरणें परावर्तित होकर वृक्ष से नीचे की ओर आती हैं वही धीरे धीरे नीचे की विरल वायु की परतों के कारण वो लगातार अभिलंब से दूर हटती जाती है और एक ऐसी स्थिति आती है कि वह नीचे से ऊपर की ओर, विरलता के कारण प्रकाश किरण नीचे से ऊपर की ओर अभिलंब से दूर हटते हटते इस डायरेक्शन में हो जाती है कि नेत्र तक जो किरणें पहुंचती हैं वो नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश किरण नीचे से आती हुई प्रतीत होती है और इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर दिखाई देता है। तो इसी को कहते हैं रेगिस्तान में मरीचिका, जो भ्रम होता है यात्रियों को, यही मरीचिका है। अब यहां देखिए ठंडे देशों में मरीचिका, तो ठंडे देशों में भी एक भ्रम होता है। ठंडे देशों में जहां अत्यधिक ठंडी होती है वहां ठीक इसका उल्टा प्रक्रिया होता है कि जब कोई तालाब या कोई बर्फीले स्थान पर जाए और वहां कोई यात्री उसके किनारे, समुद्र के किनारे खड़ा हो जाए, कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे अगर खड़ा हो जाए तो समुद्र में अगर कोई नाव चल रही है, इस तरीके से समुद्र में कोई नाव चल रही है, तो यहां देखिए जैसे नीचे से ऊपर से नीचे की ओर घुमा था, यहां कुछ इस तरीके से यहां से आने वाला जो प्रकाश किरण होगा वो उल्टा होने के कारण इस तरीके से यहां से आता हुआ दिखाई देगा। नाव से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं नेत्र तक, इसमें क्या होगा, इसमें जो नीचे जमीन अत्यधिक ठंड होने के कारण इसके संपर्क की जो वायु होगी वह सघन होगी और ऊपर विरल होगा। तो नीचे सघन है, ऊपर विरल है, तो अब की बार प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाएंगी, तो लगातार ये नेत्र की ओर जब घूमेंगी तो इसके नेत्र तक जो प्रकाश किरण पहुंचेगी, इस नाव का प्रतिबिंब इसको आसमान में उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा कि मानो ये नाव उल्टा करके नाव यहां लटकी हुई है आसमान में, इस तरीके से ये हवा में लटकी हुई ये नाव इसको दिखाई देगी यात्री को।
जो नदी या समुद्र में जो ये नाव है इसका प्रतिबिंब हवा में लटका हुआ उल्टा दिखाई देगा। तो ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है कि धीरे धीरे जो प्रकाश किरण नेत्र तक पहुंच रहा है उसकी डायरेक्शन भाई सघन नीचे माध्यम सघन होने के कारण, ठंडा ज्यादा होने के कारण जो भूमि की संपर्क में वायु है वो सघन हो जाएगी, उसके ऊपर विरल होगी। तो ठंडे प्रदेशों में भी ये भ्रम होता है कि जैसे नाव उल्टी हुई हवा में ऊपर लटकी हो, इस तरीके से व्यक्ति को आभास होता है। तो इसी भ्रम को हम ठंडे देशों में मरीचिका कहते हैं। अब आइए देखते हैं मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व यहां दिखाया गया कि जब तालाब में कोई मछली होती है तो उसको सारा संसार पूरा विश्व एक शंकु के आकार में दिखाई देता है, एक शंकु के आकार में। अब जैसे यहाँ तालाब के पृष्ठ पर कोई नाव रखा है या कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ है, कोई वस्तु है, तो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें मछली के नेत्र पर जब पड़ती हैं तो वहां वायु और जल के अंतरापृष्ठ से जो प्रकाश किरण आता है वह इस सतह के लिए यह क्रांतिक कोण सी पर प्रवेश करता है। और जब क्रांतिक कोण सी पर प्रवेश करता है, इसी तरीके से इतनी ही दूरी से इधर से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वह भी क्रांतिक कोण सी पर ही पहुंचेंगी। और ये दोनों किरणें क्रांतिक कोण सी पर पहुंचने के कारण इस पर जितने भी जल के सतह पर जो भी वस्तु रखी हुई है उसको एक शंकु के आकार में इस क्षेत्रफल में प्रतीत होती है। यानी अगर कोई सतह पर कहीं रखा हुआ है वस्तु तो यह इस आने वाली जो यहां से इस पृष्ठ से होकर प्रकाश किरणें इसके नेत्र तक पहुंचती है वह क्रांतिक कोण सी पर पहुंचती है। इस कारण से इस क्षेत्रफल में जितनी भी वस्तुएं होंगी वो सारा विश्व इस मछली को दिखाई देगा। मछली को इस शंक्वाकार भाग में उस तालाब का जितना क्षेत्रफल होगा वो इस शंक्वाकार भाग में उसको दिखाई देगा। इसी को मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, मतलब मछली को सारा संसार इसी वृत्ताकार तल के रूप में, यानी चपटा दिखेगा उसको, ये चपटा इसी शंक्वाकार तल में इसी क्षेत्रफल के भीतर उसको सारा विश्व, यानी जो भी उसको आंख में दिखाई देगा वो इतना क्षेत्रफल वो देख सकती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इतना क्षेत्रफल वो देख सकती है मछली। अब अगर इस शंकु की त्रिज्या को अगर आर माना जाए तो देखिए शंकु की त्रिज्या अगर आर है तो मछली द्वारा जो प्रेक्षित विश्व है उसकी त्रिज्या यहां शंक्वाकार लिया गया। और शंक्वाकार के लिए हम कह सकते हैं मछली द्वारा प्रेक्षित जल के पृष्ठ पर वृत्ताकार दीप्त क्षेत्र की त्रिज्या। मछली द्वारा जल के पृष्ठ पर, मछली द्वारा जल के पृष्ठ पर प्रेक्षित वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या, ये त्रिज्या आर जो होगी वह मछली की पृष्ठ जल की सतह की ऊंचाई पर निर्भर करेगी। तो यहां से देखिए अगर ये कोण सी है तो हम कह सकते हैं इस समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये लंब होगा या आधार होगा। तो tan सी बराबर अगर निकाला जाए तो tan सी बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और यहां से अगर r बराबर निकाले तो ये h tan सी लिख सकते हैं, h tan सी, ये h tan सी हो जाएगा। और मछली द्वारा प्रेक्षित वृत्ताकार क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो यहां से हम सूत्र लिख सकते हैं, अतः मछली द्वारा प्रेक्षित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। और r की वैल्यू h tan सी है तो यहां हम लिख सकते हैं पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर सी। तो इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं कि मछली को कितना क्षेत्र दिखाई देगा, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और वायु जल के लिए हम जानते हैं वायु जल पृष्ठ के लिए लगभग 49 अंश होता है क्रांतिक कोण का मान। तो हम 49 अंश मान रख के इस क्षेत्रफल को, इस ऊंचाई कितनी जल के पृष्ठ से
कितनी गहराई पर मछली है, अगर वो गहराई हमको मालूम चल जाए तो हम बता सकते हैं कि कितना पृष्ठ का क्षेत्रफल ये देख सकती है। या क्रांतिक कोण अगर मालूम हो, क्रांतिक कोण मालूम हो जाए तब भी हम बता सकते हैं, क्रांतिक कोण और गहराई मालूम हो तो हम बता सकते हैं कितना क्षेत्र है किसी भी द्रव में, जल ही नहीं किसी भी द्रव में अगर कोई वस्तु रखी हुई है या मछली रखी हुई है तो कितना क्षेत्र वो देख सकती है, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक अंतिम है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको कहते हैं प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या होता है? तो प्रकाशिक तंतु एक युक्ति होती है जो प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के प्रेक्षित करने के काम में आती है। यानी प्रकाशिक तंतु ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के प्रेक्षित किया जाता है या प्रेषण किया जाता है। यानी प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो ये पतली लंबी नली होती है, इसकी मोटाई 10⁻⁻⁴ मीटर के लगभग होती है। अत्यंत सकरी कह सकते हैं, एक पतली सी नली होती है, काफी लंबी नली होती है। और कई नलियों का प्रयोग जब करके हम एक लंबी सी नली बनाते हैं तो उसको हम प्रकाश पाइप कहते हैं, प्रकाश पाइप। तो प्रकाश पाइप का प्रयोग करके प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक क्वार्ट्ज का बना होता है, ये क्वार्ट्ज का बना होता है और क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक इसमें 1.7, क्वार्ट्ज का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.7 होता है और इसके ऊपर 1.5 अपवर्तनांक के पदार्थ का लेपन कर दिया जाता है। इसके ऊपर 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेपन ऊपर सतह पर चारों तरफ से कर दिया जाता है। तो अब यहां भीतर वाला जो क्रोड है, इसका जो भीतर क्रोड है, भीतर वाले भाग को हम क्रोड कहेंगे। यानी क्वार्ट्ज वाला जो भाग है, भीतरी भाग क्या है, इसमें क्वार्ट्ज है और उसके ऊपर एक विशेष पदार्थ का लेपन कर दिया जाता है। अपवर्तनांक 1.5 वाले पदार्थ का लेपन कर दिया जाता है और 1.7 इसका क्वार्ट्ज का होता है। तो देखिए जो लेपित पदार्थ है या लेपित भाग है, उस लेपित भाग को अधिपट्टन कहा जाता है और जो भीतर वाला भाग है उसको क्रोड कहते हैं। तो जब इसमें प्रकाश किरण डाला जाता है, जब इसमें कोई प्रकाश सिग्नल डाला जाता है तो जैसे ही प्रकाश सिग्नल इसके भीतर क्रोड में प्रवेश करता है तो क्रोड के ऊपर अपवर्तनांक 1.5 और क्रोड का अपवर्तनांक 1.7, तो निश्चित ही प्रकाश किरणें सघन से विरल में प्रकाश किरण का जो अपवर्तन बताया गया था वही घटना यहां होने लगती है। और यहां जैसे ही एक अल्प आपतन कोण पर ए वाले सिरे से हम इस पाइप में प्रवेश कराते हैं प्रकाश किरणों का, तो निश्चित ही यहां कोण जो बनता है वह क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। हर पृष्ठ पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते होते और फिर जाके दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश किरण इससे निर्गत होती है। हम जानते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना में ऊर्जा का क्षय नहीं होता, तो बिना ऊर्जा का क्षय हुए प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करके विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में कन्वर्ट करके और फिर वहां इन ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु का प्रयोग करके और प्रकाश सिग्नल के रूप में विद्युत सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है, उसका भी प्रेषण किया जाता है। तो विद्युत सिग्नल को भी प्रकाश सिग्नल में ट्रांसड्यूसर से बदलकर और फिर इसी पाइप के द्वारा, इसी युक्ति के द्वारा उनका प्रेषण किया जाता है या अधिग्रहण किया जाता है। तो ये काफी ही प्रयुक्त करने की जाने वाली प्रकाशिक तंतु एक महत्वपूर्ण युक्ति कही जा सकती है कि प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के आसानी से भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना और उसके अनुप्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ चुके और नेक्स्ट डे अब अगला लेक्चर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।